जोहार झारखंड। आज 10 जुलाई 2020। आज आपको मैं करंट अफेयर पर और हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री तक क्लास ले रहा हूँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और नोट्स जो मैंने बनाया लॉकडाउन के दौरान, उसको मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले अभी कोरोना का साल चल रहा है, अभी पेंडेमिक है। उस पेंडेमिक के जो है WHO के द्वारा और उसमें नए नए गाइडलाइन, नए नए इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जैसे हम जानते थे कोरोना का जो 3 लक्षण मेन है, बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ये मेन 3 कारण है जो शुरू से ही माना जा रहा है। क्योंकि कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है, सार्स वायरस है, जिसमें हम कह सकते हैं सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। कोरोना के नए जो 6 लक्षण हैं वह है ठंड लगना, ठंड लगने के साथ लगातार कपकपी आना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश और स्वाद गंध का एहसास न होना। और ध्यान एकाग्रचित नहीं होना। अभी हाल में ही फिर नया लक्षण आया है कि तंत्रिका तंत्र जो है उसमें भी जो है दर्द होता है, तनाव आता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब भी कोरोना के साइड लक्षण हैं। देखिए, ये नोट जो मैंने बनाया था वह 29/4/2020 को मैंने नोट्स बनाना शुरू किया। लॉकडाउन का 36वां दिन था। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण। देखिए, अगर भारत का इतिहास जानना हो तो हम तो सबसे पहले भाषा का इतिहास जानना चाहिए। तो भाषा का इतिहास जानने से पहले हमें अपने देखना चाहिए कि भारतीय भाषाई सर्वेक्षण द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के संपादक डियर्सन के अनुसार भारतीयों द्वारा लगभग 180 भाषाएं और प्राय 550 बोलियां बोली जाती है। ये भाषाएं 4 महत्वपूर्ण वर्गों से अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती, बर्मी, द्रविड़ और हिंद आर्य वर्गों के अंतर्गत आते हैं। यानी जितने भी भाषाएं भारत में बोली जाती है वो तो 4 वर्ग में ही बांटा गया है। ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया का जो भाषा है, लैंड जो आपका ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच का जो भाषा है, तिब्बत और बर्मा का बीच का जो भाषा है, और द्रविड़ियन और हिंद आर्य का जो भाषा है, ये 4 वर्ग में ही सभी भाषाएं और बोलियां उसी से निकलाई गई है। भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं प्राचीनतम प्रतीत होती है और सामान्यतः मुंडा बोली को कारण जानी जाती है। इन भाषाओं से बोलने वाले पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक और पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट के निकट मेडागास्कर तक पाए जाते हैं। यानी जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं जो है सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। मुंडा जो बोली हम लोग बोलते हैं, मुंडा बोली, वो उसको ऑस्ट्रो एशियाटिक, तो अगर अपने भाषा में बोले तो मुंडा बोली बोलेंगे। और मुंडा बोली कहाँ बोली जाती है? पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तट और पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट निकट मेडागास्कर तक पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि तो नृविज्ञानियों ने विचार अनुसार लगभग 40,000 ईसा पूर्व में ऑस्ट्रियाई लोग ऑस्ट्रेलिया में आए। ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार 2 उप परिवारों में बटा है। भारतीय उपमहादेश में बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक और दूसरा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोनेशियन। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की मुंडा और मोन खमेर 2 शाखाएं हैं। मोन खमेर शाखा
खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय के अंतर्गत खासी और जैंतिया पहाड़ियों में और निकोबारी द्वीपों में भी बोली जाती है। मुंडा भाषा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में संथालियों द्वारा बोली जाती है। संथाल इस उपमहादेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा, संथाली, हो इत्यादि में प्रचलित बोलियां भी मुंडारी भाषा के रूप में जानी जाती है। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती है। भारतीय उपमहादेश में तिब्बती, बर्मा बोलियां हिमालय के किनारे किनारे उत्तर पूर्वी असम से उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली है। अनेक जनजातियों द्वारा इस भाषा की 116 बोलियों का प्रयोग किया जाता है। जिन उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बोलियां बोली जाती है उनमें त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। तिब्बत बर्मी भाषा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी प्रचलित है। यद्यपि ऑस्ट्रियाई और तिब्बती बर्मी दोनों बोलियां द्रविड़ और हिंद आर्य बोलियों से बहुत पुरानी है, फिर भी इनका अपना साहित्य विकसित नहीं हो सका, क्योंकि इनकी अपनी किसी प्रकार की लिखावट नहीं थी। बुरुंजी नामक तिब्बती बर्मी शब्द मध्यकाल में अहोमों के द्वारा वंश वृक्ष के प्रलेख के अर्थ में प्रयुक्त होता था। यह संभव है कि मैथिली शब्द का पंजी, जिसका अर्थ वंश वृक्ष होता है, संपर्क उत्तर तिब्बत बर्मी शब्द से है। यानी मैथिली भाषा का संपर्क जो है उत्तर तिब्बती बर्मी शब्द से है। द्रविड़ बोली का प्राचीनतम रूप भारतीय उपमहादेश से पाकिस्तान स्थित उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। बुढ़ई तो द्रविड़ भाषा का प्राचीनतम रूप माना जाता है। भाषा विज्ञान के विद्वान द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति का श्रेय एलम अर्थात दक्षिण पश्चिम ईरान को देते हैं। इस भाषा की तिथि चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। बुढ़ई इसके बाद का रूप है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध राज्यों में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा पाकिस्तान क्षेत्र होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहां इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी इसकी मुख्य शाखाओं की उत्पत्ति हुई। लेकिन तमिल दूसरी भाषा से कहीं अधिक द्रविड़ है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली ओराव अथवा तुरुत भाषा की भी द्रविड़ है, लेकिन यह मुख्यतः उराव जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। हिंद यूरोपीय परिवार की पूर्वी अर्थात आर्य शाखा हिंद ईरानी, दर्दी और हिंद आर्य नामक 3 उपशाखाओं में बांट गई है। ईरानी, जिसे हिंद ईरानी भी कहते हैं, ईरान में बोली जाती है और इसकी प्राचीनतम नमूना अवेस्ता में मिलता है। दर्दी भाषा पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है। यद्यपि अधिकतर विद्वान दर्दी बोली तो हिंद आर्य की शाखा मानते हैं। हिंद आर्य भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 हिंद आर्य भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है।
प्राचीन हिंद आर्य भाषा को अंतर्गत वैदिक संस्कृत भी है। लगभग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्य हिंद आर्य भाषाओं के अंतर्गत प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाएं आती है। यद्यपि पाली और अपभ्रंश को भी प्राकृत माना जाता है। प्राकृतिक और शास्त्रीय संस्कृत दोनों का विकास प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भी होता रहा और 600 ईस्वी से अनेक अपभ्रंश शब्दों का प्रचलन हुआ। हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, सिंधी और कश्मीरी जैसे आधुनिक हिंद आर्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास मध्यकाल में अपभ्रंश से हुआ। तो आप देख रहे हैं जितने भाषा जो अभी मेन भाषा जो है हमारे देश का वह हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, नेपाली और सिंध और कश्मीरी सभी भाषाएं जो है हिंद आर्य का क्षेत्रीय भाषा है जो प्राकृत और संस्कृत दोनों के विकास के कारण हुआ। कश्मीरी मूलतः दर्दी है लेकिन यह गहरे रूप से संस्कृत से और परवर्ती प्राकृतिक से प्रभावित रही है। मुंडा और द्रविड़ दोनों के बहुसंख्यक शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। आस्ट्रियाई लोग 50,000 वर्ष पूर्व भारत पहुँचे। भारतीय उपमहाद्वीप 4 समूह हफ्सी नुमा, नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइट्स, मंडोलाइट्स और टाटेसाइट्स हैं। नाटा तद, छोटा चेहरा और छोटा ओठ हफ्सी नुमा नेग्रिटो की प्रमुख विशेषता है। वे अंडमान द्वीप और तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। वे केरल और श्रीलंका से भी माने जाते हैं। वे कोई ऑस्ट्रेलियाई भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलाइट्स भी नाटे तड़ते होते हैं। यद्यपि ये हफ्सी नुमा से लंबे होते हैं, इनका भी रंग काला होता है और शरीर पर बहुत रोंगटे होते हैं। वह मुख्यतः मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं। यद्यपि वे हिमालयी क्षेत्र में भी दिखाई पड़ते हैं। वे ऑस्ट्रेलियाई अथवा मुंडा भाषा बोलते हैं। मंडोलिये नाटे तद वाले, अल्प रोंगटे शरीर वाले और चिपटी नाक वाले होते हैं। वे उप हिमालयी और उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में रहते हैं। वे तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। तात्साई लोग साधारणतः लंबे कद वाले, पूर्ण विकसित, दाढ़ी युक्त, लंबे चेहरे वाले, गोरे चमड़े युक्त और सुसंकुचित सुस्पष्ट नाक वाले होते हैं। वे द्रविड़ और हिंद आर्य दोनों भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार कोई भाषा परिवार किसी खास मानव जातीय समूह तक सीमित नहीं रहता है। अब आप तो हम करेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मोदी सरकार की जनधन आधार मोबाइल क्रय ने यानी जैम महज 4 वर्षों में देश के 56 विभागों की 427 योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के तहत 2,78,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जा चुका है। डिजिटल इंडिया तो ग्रामीण भारत तक मोबाइल के माध्यम से पहुंचाने, गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जनधन खाते खुलवाना, आधार से पहचान तय करने की योजनाबद्ध रणनीति ने आज देश को इस स्थिति में पहुंचाया है कि वह कोविड जैसी कठिन परिस्थितियों में भी नागरिकों को उनके राहत लाभांश सीधे उनके खाते में दे पा रहा है। अब हम देखेंगे फिर पुनः हिस्ट्री में हम आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है जो चल रही थी, उसी पर फिर से हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती है। चौथी अवस्था या चतुर्थ की क्वाटरनरी कहलाती है, जिससे 2 भाग हैं, अति नूतन प्लाइस्टोसीन और अद्यतन होलिसीन। अति नूतन का जो है वह 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व है और होलिसीन जो है 12,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है और आज तक चल रही है। मानव के उद्भव में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी बानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उद्भव लगभग 55 लाख
पूर्व से लेकर 15 लाख पूर्व हुआ। यह 2 पैरों वाला और उभरे पेट वाला था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्ण मानव होमिनिड था और इसे प्रोटो मानव अर्थात अधिमानव भी कहते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हैबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हैबिलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव अथवा ताड़ीदार मानव। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क हल्का यानी 500 से 700 सीसी का था। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अर्थात होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। पत्थर का हस्त कुठार हैंड एस के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है। होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्रा करते थे और इनके अवशेष के अलावा चीन और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मिले हैं। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सेपियंस से ही हुआ है। जर्मनी में मिले निएंडरथल मानव से इसकी काफ़ी समानताएं हैं। होमो सेपियंस का काल 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा यानी 1200 से 1800 सीसी का था। आधुनिक मानव अथवा होमो सेपियंस 1,15,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पुरापाषाण काल में दक्षिणी अफ्रीका में प्रकट हुआ। इनका ललाट बड़ा और हड्डियां पतली थी। लगभग 35,000 ईसा पूर्व में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा का जन्म का समय 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा लगभग 1200 से 2000 सीसी था। भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत होतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों को रामापिथेकस और शिवापिथेकस कहा गया है। रामापिथेकस स्त्री खोपड़ियाँ है और शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमिनिड से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का उद्भव न हो सका और यह प्रजाति लुप्त हो गई। 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी अंतर्गत हथनौरा नामक स्थल से होमिनिड के लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। इस होमो इरेक्टस अर्थात सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया, लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे आध होमो सेपियंस माना जाता है। श्रीलंका में होमो सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म लगभग 34,000 वर्ष पूर्व तक बताया जाता है। श्रीलंका में यह ताल ऊपरी प्लेसोटोसीन और आरंभिक होलोसीन काल के शिकारी और खाद्य संग्राहक जीवन का है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस इसी समय दक्षिण भारत में अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए पहुंचा। यह घटना प्राय 35,000 वर्ष पूर्व हुई। भारतीय पूर्व पाषाण युग तो मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली तो आरंभिक और निम्न पुरापाषाण युग 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व। दूसरी अवस्था मध्य पुरापाषाण युग 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व के बीच। और तीसरी तो ऊपरी पुरापाषाण 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दत्तन के पठार में मध्य पुरापाषाण युग तथा ऊपरी पुरापाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। भारत में आरंभिक पुरापाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान को दिया गया है, जो भारत में किसी भी आरंभिक पुरापाषाण स्थल के लिए प्राचीनतम तिथि है।
यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्त उठार, बिदारनी और ठंडक का उपयोग करते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी है जैसे पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। आरंभिक पुरापाषाण युद्ध के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोहन नदी के घाटी में पाए जाते हैं। मध्य पुरापाषाण युद्ध में लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे। मुख्य औजार पपड़ियों से बने विविध प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी इस युद्ध के शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाई जाती है। भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल के 566 स्थल पाए गए और ऊपरी पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं हैं: नए चतमत उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय। भारत में फलकों, ब्लेड्स और तछनियों यूरिन्स का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और इनके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। मानवों के उपयोग के लायक ऊपरी पुरापाषाणीय गुफाएं और शिलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले हैं। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ है, जो मध्यपाषाण युग कहलाई है। यह पुरापाषाणीय युग और नवपाषाणीय युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्यपाषाण युग के लोग शिकार करते, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तु बटोरकर पेट भरते थे। पशुपालन भी करने लगे। मध्यपाषाण युग के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटी औजार माइक्रोलिथ राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मध्यपाषाण स्थलों के काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था तथा यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं सहस्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। नवपाषाण युग प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक था। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग नियोलिथिक 9000 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की बस्ती लगभग 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध काची मैदान में बोलन नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ के निवासी पशुपालन करते थे, अनाज उगाते थे, गेहूँ और जौ उपजाते थे, गाय, भेड़ और बकरी पालते थे। 4500 से 3500 ईसा पूर्व के काल में कोची मैदानी क्षेत्र में सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र तक कृषि का पर्याप्त विस्तार हुआ। 4500 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार के चाक की जानकारी हो गई। सिंध की सहायक नदी हथरा की सूटी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाण कालीन बस्ती मिली है। नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहार कुल्हाड़ियों के आधार पर 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी वक्त्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी पालिशदार पत्थर आयताकार दस्ता खंतियाँ और दक्षिण बदले अंडाकार और हत्ता नुकीला। उत्तर पश्चिमी में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के कई विशेषताएं जैसे दर्तावास, मृदभांड की विविधता, पत्थर तथा हड्डी के
तरह तरह के औजारों का प्रयोग तथा सुषुपाषाण का पूरा अभाव। बुर्ज होम, जिसका अर्थ है भुज वृक्ष का स्थान। यहाँ के नौपाषाण युगीन लोग एक झील के किनारे जमीन के नीचे धड़ बनाकर रहते थे और शिकार और मछली पर जीते थे। श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम की ओर 41 किलोमीटर दूर एक अन्य नौपाषाण स्थल है धूपसराल, जहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का धंधा करते थे। भारत में चिरांद में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारों पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण हरिण सिंधुता है और परवर्ती नौपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली जमीन उपलब्ध थी। 2000 ईसा पूर्व चिरांद के नौपाषाण युगीन अवस्था का प्राचीनतम तिथि है। तो आज आपका यह मेरा नोट कैसा लगा, इसे आप ज़रूर फीडबैक दें। धन्यवाद।